स्वागत है। अभी हाल ही में महागठबंधन ने बेंगलुरु में एक बैठक किया था जिसमें सर्वसम्मति से एक नया नाम रखा गया महागठबंधन का, जिसका नाम है इंडिया। तो आज हम जानेंगे श्री केशव प्रसाद जी जो भाजपा के व्यवसायिक मंच के पूर्व संयोजक हैं, उनसे जानेंगे कि ये इंडिया महागठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए मिलते हैं। देखिए, नीतीश बाबू एक राजनीतिक आदमी हैं। उनका राजनीति करना धर्म है, कर्म है, पेशा भी है। और वे अपने तरीके से, अपने मन मर्जी से पटना जाएं, दिल्ली जाएं, बंगलोर जाएं, उनका मन मर्जी है। लेकिन मेरे जैसे भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता, मेरे जैसे बिहार के लाखों भाजपा कार्यकर्ता को शिक्षकों के प्रति सहानुभूति है। पटना में 13 जुलाई को जो घटना हुआ, उससे भाजपा के लाखों कार्यकर्ता मर्माहत हैं, आहत हैं, दुखी हैं। हम लोग नीतीश बाबू से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि उनके पार्टी के लोग, अगर कोई सुन रहे हैं, उनके विधायक, मंत्री या सामान्य कार्यकर्ता, तो उन तक यह समाचार पहुंचाने का कृपा करें कि बिहार के शिक्षकों के प्रति वे नए ढंग से उदारवादी रवैया अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूं, जो शिक्षक 15 साल से 20 साल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, उनको, ऐसे शिक्षकों को बीपीएससी के इम्तिहान देने दिए बिना उनको परमानेंट किया जाए और राज्य सरकार के कर्मचारी के बराबर दर्जा दिया जाए। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि थाना का एक सिपाही प्रमोशन करते करते दरोगा बन जाता है। दरोगा में ज्वाइन करने वाला अधिकारी 20 साल में एसएसपी बन जाता है, एसपी बन जाता है। ऑफिस में काम करने वाला एक साधारण किरानी, रूटीन क्लर्क, सेक्शन अफसर, बड़ा बाबू बन जाता है। तो क्या 15 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को पहली से 5वां तक, क्या वे अपने कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने में उनको दक्षता नहीं हासिल हुआ है? क्या, मैं प्रश्न पूछता हूं, उनको क्या नया ढंग से नए लोगों के साथ नौकरी की तैयारी करेंगे? ऐसे लोगों को दिमागी टॉर्चर नहीं किया जाए, उनको परिवार चलाने दिया जाए, वे अपने कार्यों में पूर्ण परिपूर्ण हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उनको नए ढंग से परीक्षा देने की मांग नहीं की जाए, उनको राज्य सरकार के कर्मचारी का पुण्य दर्जा दिया जाए। करत करत अभ्यास को जड़ मति हो ही सुजान, पत्थर पर निशान रस्सी डाल देता है। रस्सी मुलायम है, पत्थर कड़ा है, पहाड़ है, कठोर है, लेकिन रस्सी बार बार प्रयोग करके उस पर भी निशान डाल देता है। मैं शिक्षकों के बारे में यही कहना चाहता हूं कि वे शिक्षक जो 15 साल से 10 साल से 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वे अपने कार्यों में पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, इसलिए उनको बिना कोई छेड़छाड़ के, बिना कोई परीक्षा के राज्य सरकार का पूर्ण दर्जा दिया जाए। इसी तरह से शिक्षा विभाग में मैं एक और सुझाव देता हूँ। CSET जो केंद्र सरकार परीक्षा लेती है, उसमें राज्य सरकार या पूरे भारत में बचपन पहला से 5 तक के बच्चों के लिए ही उस सर्टिफिकेट की मान्यता है। लेकिन बिहार में नीतीश बाबू 6ठा से लेकर 8वां तक और 9वां से 10वां तक या +2 के बच्चों के लिए एक अलग इम्तिहान लेते हैं, जिसका नाम है SSET राज्य सरकार का है। और यह इम्तिहान 2012 में हुआ था पहली बार, और उसके बाद 2019 में हुआ है। 10 साल में यह इम्तिहान 2 बार हुआ है। तो कल्पना कीजिए कि 2 बार इम्तिहान हुआ है 10 साल में, और ये 57,000 +2 में और 32,000 हाई स्कूल में वैकेंसी है। ये वैकेंसी कैसे भरेगा? जब स्टेट विद्यार्थी तैयार नहीं है तो ये वैकेंसी कैसे होगा? इस वैकेंसी को भरने के लिए नीतीश बाबू एक गलत काम किए हैं। बूढ़े लोगों को जो 60 साल से 65 साल के बीच में हैं, जो रिटायर कर गए हैं, 1130 शिक्षक उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। बोलिए, एक तरफ युवा लोगों में, युवा पीढ़ी में बेकारी है,
छटपटाहट है, बेचैनी है, और दूसरे तरफ जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं, घर में बैठ गए हैं, उनको पुनर्नियुक्ति पुनर्बहाली करके 1000 रुपये प्रतिदिन दे करके उनसे काम लेने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इस बात की आलोचना करता हूं और ये निवेदन करता हूं, फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इस सेट की परीक्षा लें और जो युवा हाई स्कूल में +2 में योग्य हैं उनको पुनः बहाली करके उनको रोजगार दिया जाए। अच्छा, श्री अमरिंदर जी, आपने कहा कि बेंगलुरु के बारे में, सम्मेलन के बारे में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहला सम्मेलन पटना में हुआ, तो पटना में क्या हुआ? शरद जी आए और पटना में दस्तक दिए, 16, 18, 20 पार्टी आई, लोग दस्तक दिए, तो उनको जाने के बाद क्या हुआ? उनकी पार्टी आधा हो गई। उनकी पार्टी के उनके ही भतीजा अजीत पवार जी उनसे अलग होकर के भाजपा सरकार में शामिल हो गए, तो शरद जी को पटना आने से हो गए आधा। और बंबई महाराष्ट्र में जब उनकी पार्टी भाजपा से बंगाली, तो क्या हो गया? उनकी सरकार हो गई साफा। तो मैं गठबंधन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि गठबंधन के नेता न दोहराएं ये घटना, गठबंधन के नेता न दोहराएं ये घटना, क्योंकि अशुभ है पटना की घटना। तो मैं यही कह करके फिर निवेदन करता हूं कि वे जो भी राजनीति करे, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह मैं भी बेचैन हूँ कि शिक्षकों के सहानुभूति में वे नए ढंग से विचार करें। और फिर नीतीश बाबू के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, जेपी आंदोलन के लोग तुलना कर रहे हैं और लोग ये कर रहे हैं कि माहौल बना लेंगे जेपी आंदोलन की तरह। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जेपी आंदोलन में जेपी जयप्रकाश नारायण जी सर्वे सर्वा पूरे इंडिया के सर्वमान्य नेता थे, जुझारू नेता थे, निष्कलंक थे, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था और वे राष्ट्रपति पद की योग्यता रखते थे, प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखते थे। ऐसे नेता इस गठबंधन के पास कहाँ है? जो भी लोग हैं 26 दलों के, उनमें आधा से ज्यादा लोगों पर 10,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ तक घोटाले का आरोप है। कुछ लोग जेलों में बंद हैं, अब कुछ लोग बेल पर हैं और बेल पर राजनीति कर रहे हैं, छूट के राजनीति कर रहे हैं। वे कब फिर जेल में चले जाएंगे यह कहना मुश्किल है। वे लोग ऐसी सरकार को ही बदलना चाहते हैं अपने बचाव के लिए, मनमानी पैसा कमाने के लिए। मैं इस बात की भी आलोचना करता हूँ। फिर एक आगे बढ़ा के ही कहना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पूरे भारत में जब 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो कम्युनिस्ट में से थी, पूरे उसमें एक ही कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट में से ही एक दल ने चीन के आक्रमण को सही बताया था और दूसरे पक्ष ने उसको नाजायज बताया था। जो भाग चीन के आक्रमण को सही बताया था वही आज सीपीएम बना हुआ है। तो वाम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सर्वमान जयप्रकाश जैसा नेता नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव होने वाला है 4-5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। तो केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबला में है। क्या वे लोग एक दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? वहां वे लोगों का समझौता होगा। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ वाम मोर्चा और कांग्रेस है, क्या वे ममता बनर्जी को छोड़ देंगे और ये तीनों का गठबंधन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह आप दिल्ली में और राजस्थान में है, तो वहां पर आप वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार पहले थी, उसको छीन के आप दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राजस्थान में दिल्ली मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो
वहाँ पर इन लोगों का छूटे सांड की तरह लड़ाई होगा राजस्थान में और दिल्ली में। इसी तरह मैं यह कहना चाहता हूँ, यह गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, फेलुअर हो जाएगा। और आज़ादी के बाद जो भी गठबंधन बना वह 4-6 महीना 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चला, वह भी कांग्रेस लोगों की संस्कृति का ही था। जितना भी प्रधानमंत्री बने उसमें से सब लोग वाजपेयी जी के पहले जितना थे, चाहे मोरारजी देसाई रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, क्या नाम है देवगौड़ा जी रहे, या उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, जितना भी थे सभी कांग्रेसी बैकग्राउंड के प्रधानमंत्री थे। इसलिए उन लोगों के समय में देश का समुचित विकास नहीं हो सका, कांग्रेसी संस्कृति था। अभी मैं जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो देश की विकास नए ढंग से, नए मोड़ से, नए तेजी से शुरू हुआ। देखिए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ और उससे पहले भारत 1947 में आज़ाद हुआ। चीन 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ पर विकास की गति तेज रहने के कारण वह बहुत आगे बढ़ गया था। हमारे भारत 62 में आक्रमण करके हमारे ज़मीन को काफ़ी कब्जा में कर लिया, लेकिन वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारी प्रतिरक्षा से इतना मजबूत हो गया है कि चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया। विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और विश्व के लोगों को लग रहा है कि प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में जो चीन रंगदारी टैक्स वसूलना चाहता है, आसपास के देशों से व्यापार करने का, जहाज आने जाने का टैक्स वसूलना चाहता है, उसके रंगदारी से विश्व के लोग आहत हैं। चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, सब के सब लोग आप घायल हैं। तो ये सब मिल के हिंद प्रशांत क्षेत्र को आज़ाद मुक्त करना चाहते हैं और विश्व के सभी देशों को, जितना संपन्न देश है, उन लोगों को लगता है कि भारत इसमें अगवानी कर सकता है, भारत ही हम लोगों को मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आज संसार के नेता श्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करते हैं कि इन्हीं की अगवानी में हम लोग चीन से मुकाबला करेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र को आज़ाद करेंगे, खाली करेंगे और रंगदारी टैक्स से मुक्त करेंगे। इसलिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा नेता न हुआ है न होगा। आपने सुना होगा कि मणिपुर में लड़कियों को नंगा नचाया गया था रोड पर और वहाँ भाजपा की सरकार है, तो लोग काफ़ी इस प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है। तो आपको क्या इस बारे में सोचना है? मैं खुले मन से इस दुर्घटना की आलोचना करता हूँ, सख्त आलोचना करता हूँ। मानवता में, मानव जाति के विकासवाद में, संविधान में, इंसानियत में किसी महिला के साथ छेड़खानी करना, इतना बदतमीजी करना किसी भी सीमा, किसी भी तरीक़ा से बर्दाश्त और सहनीय नहीं है। हम खुले मन से इसकी बार बार आलोचना करता हूँ। एक उसकी पति सेना में अधिकारी थे, हवलदार मेजर थे, और उनकी पत्नी के साथ जो आदमी देश के लिए लड़ा, अपनी पत्नी के इज्जत को नहीं बचा सका, अपनी पत्नी के सम्मान को नहीं रख सका। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, लेकिन जान लीजिए कि इसके पीछे कौन लोग लगे हुए हैं। वो लोग लगे हुए हैं जो पैसा के पीछे दीवाना है, ड्रग्स माफिया लोग अफीम की खेती, विभिन्न तरह के मणिपुरी गांजा उत्पन्न करते हैं और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे पड़ोस के देशों में, म्यांमार में, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो यही लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब सरकार कराई कर रही है, भाजपा की सरकार वहाँ कराई कर रही है, अफीम की खेती को नष्ट कर रही है, गांजा तस्करों को पकड़ रही है, तो ये लोग बेचैन होकर के, संगठित होकर के भाजपा सरकार को हराने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए जन आक्रोश पैदा कर रहे हैं। लोगों में अपना पैसा बांट करके और जन आक्रोश, जन आंदोलन के रूप खड़ा किए हुए हैं। इसमें कुछ भी किया जा सकता है और सरकार से मैं निवेदन करा हूँ कि ऐसे अपराधी तत्वों से पूरे सख्ती से निपटे। पूरा देश उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद। ये थे केसरी प्रसाद जी। इन्होंने काफ़ी बारीकी से महागठबंधन के इंडिया शब्द, नियोजित शिक्षकों के बारे में और मणिपुर घटना के बारे में अपना विचार दिया। आप क्या विचार सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।